स्टार्ट करते हैं जी। आज का हमारा चैप्टर है जी, दैट इज परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक्स। चैप्टर नंबर 16 है आपकी बुक का। तो इसमें अब हमने क्या करना है, इससे पहले तक अब आप लोग देख चुके हैं सारी चैप्टर्स को बड़े अच्छे तरीके से, कि आपने इनिशियली कॉस्ट क्लासिफिकेशन देखी। कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बाद इंडिविजुअली आपने एक एक कॉस्ट को देखा, जिसमें आपकी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, वो सारी कॉस्ट थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपको कॉस्टिंग टेक्निक की तरफ लेके आए, जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। फिर इस दफ़ा F2 के अंदर आपने अदर कॉस्टिंग टेक्निक्स भी देखी, जिसमें टारगेट कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वो सारी थी। और एट द एंड आप लोगों ने जो देखा, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो कल हमने पढ़ा था। अब कॉस्टिंग करने के बाद एट द एंड आपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को एवेलुएट भी करना है कि आया बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए वो क्या कह रहा है, सबसे पहली चीज कि इस चैप्टर के एंड पे आप लोगों को क्या क्या चीजें बताऊंगी। पहला वो कह रहा है जी, मिशन स्टेटमेंट एंड द रोल इन परफॉर्मेंस मेजरमेंट। कि आप जब किसी बिजनेस की मिशन स्टेटमेंट लेते हैं, तो मिशन स्टेटमेंट बनवाने का क्या मकसद होता है, और अल्टीमेटली जब आप उस बिजनेस की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको वो कितनी हेल्पफुल होती है। देन डिस्कस द पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल एंड टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स एंड द रोल्स इन परफॉर्मेंस मेजरमेंट। कि आपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, स्ट्रेटेजिक भी देखने हैं, ऑपरेशनल भी देखने हैं, और टेक्निकल लेवल, तीनों लेवल्स के ऊपर देखने हैं, और फिर उसकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना है। देन इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशंस ऑन परफॉर्मेंस मेजरमेंट। कि आपने ये देखना है कि आपके जिस एरिया में, आप जिस लोकेशन पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, उसकी बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। फिर शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें हम एक एक करके देखते हैं जी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आती है जी, परफॉर्मेंस मेजर टेक्निक्स। अब चार तरह की टेक्निक्स हैं जो हम परफॉर्मेंस के इवेल्युएट, जिसकी बेसिस के ऊपर हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। आपको याद होगा MA1 में जब आपने परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पढ़ा था, तो उसमें सिर्फ फाइनेंशियल की रेशियोज थी, ये जो आपका पहला प्रोस्पेक्ट है। अब इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया गया है, और उसमें अब दूसरी जो चीज इंक्लूड किया, दैट इज नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। अब आप सिर्फ फाइनेंशियली बिजनेस को नहीं देखेंगे, बिजनेस के प्रॉफिट को। अल्टीमेटली आप बिजनेस के ऊपर ऑन द होल इम्पैक्ट देखेंगे, क्वालिटी क्या है, कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं, ये सारी चीजें। फिर बैलेंस स्कोर कार्ड एक टेक्निक आ गई न्यू, एंड एट द एंड बेंचमार्किंग। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं जी। इंट्रोडक्शन में वही बेसिक बातें लिखी हुई हैं सारी, इनको आपने थॉरोली रीड करना है, जिसमें आप देखें कि वो क्या कह रहा है। ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द बिजनेस विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बिजनेस दैट इज बीइंग ऑपरेटेड। कि जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसके मकासद हैं, जो गोल्स हैं, वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेंगे। जैसी बात, बिजनेस, एक बिजनेस है जिसका काम प्रॉफिट कमाना है, एक प्राइवेट स्कूल है और एक गवर्नमेंट स्कूल है, तो दोनों के ऑब्जेक्टिव्स में फर्क होगा। अब प्राइवेट स्कूल में क्या होगा, उनका काम क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। लेकिन जो आपका गवर्नमेंट स्कूल होगा, उसका क्या है कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। अगेन यही वो बात कर रहा है प्रॉफिट सीकिंग कंपनी के बारे में, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देन जी, मिशन स्टेटमेंट एंड द कॉर्पोरेट प्लान। मिशन स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 1 में हमने F2 की देखी थी, और यहाँ पे फिर वो आ रहा है। उसके अंदर पहली चीज हमने बताया था कि बिजनेस का पर्पस होना चाहिए, कि बिजनेस क्या अचीव करना चाहता है। सेकेंडली, स्ट्रेटेजी इज द बिजनेस प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस इट प्लान टू। कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, कि वो कैसे वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करना चाह रहा है, वो कैसे वो प्रोवाइड करेगा। पॉलिसीज एंड कल्चर आर द स्टाफ बिहेविंग इन द मैनर एक्सपेक्टेड ऑफ देम। कि जिस तरह उनके स्टाफ को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जैसे बिहेव करेंगे, क्या वो वैसे ही बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो आप डॉक्टर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि वो पेशेंट को अच्छी तरीके से ट्रीट करेगा, क्योंकि उसे गवर्नमेंट इसी चीज के लिए पे आउट कर रही होती है। अगर वो नहीं कर रहा, तो दैट्स मीन कि वहाँ के पॉलिसीज और कल्चर्स ठीक नहीं है। एट द एंड, वैल्यूज में क्या, दोज कोर प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस बीइंग मेंटेन्ड एंड नॉट कंप्रोमाइज। कि बिजनेस की जो कोर वैल्यूज होती हैं, उन्हें उन पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो बिजनेस की कोर प्रिंसिपल है, जैसे उसी अगर डॉक्टर की बात की जाए, तो उसका मेन काम क्या है। अगर वो बहुत अच्छे से पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, लेकिन वो प्रॉपर इलाज नहीं कर पा रहा, उसका वो पेशेंट से बात तो बहुत अच्छे तरीके से करता है, लेकिन उसका जो मकसद है वो चीज अचीव नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि बिजनेस की वैल्यूज ठीक नहीं है। इस स्टाफ मोरल बीइंग मेंटेन एट सूटेबल लेवल।
क्या वो जो आपका स्टाफ है वो उन्हें आपने इतना मोटिवेट रखा हुआ है कि वो अच्छी तरीके से काम करें? व्हाट इज द लेवल ऑफ स्टाफ टर्नओवर? क्या आपको लेबर जो है वो लेबर की छोड़ के जाने की रेशो ज्यादा है या कम है? वो जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज ठीक नहीं है। ओके जी, 3 तरह की प्लानिंग होती है। वन इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जिसको कॉर्पोरेट प्लानिंग भी हम कहते हैं। उसके बाद दूसरी होती है टेक्निकल प्लानिंग। टेक्निकल जो प्लानिंग होती है बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल के दरमियान में ब्रिज का काम करती है। ऊपर से आपके सीईओज डायरेक्टर्स वगैरह जो डिसाइड करते हैं, आपके ऑपरेशनल मैनेजर्स से वो काम लेना होता है। वो काम लेता कौन है? ये आपके दरमियान के टेक्निकल मैनेजर्स, जो टेक्निकल आपका स्टाफ होता है। देन ऑपरेशनल मैनेजर, अभी आपसे मैंने डिस्कस किया कि जो डे टू डे रनिंग ऑफ द कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, दोज आर ऑपरेशनल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अब अभी हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि बिजनेस को एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इफेक्ट कर रहे होंगे। इसमें सबसे पहली चीज इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशंस। जाहिर सी बात है, मार्केट कंडीशंस अच्छी होंगी तो आपकी सेल्स अच्छी तो प्रॉफिट अच्छा। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अगर गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशंस ठीक नहीं है, जिसकी एग्जांपल अगर आपके सामने रखी जाए तो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कोशिश क्या है कि बेहतर से बेहतर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर। ओके जी, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आ रही तो चले बीच में कनेक्शन कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ओके जी, सबको मेरी आवाज आ रही है ना? क्लियर है? कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? नहीं। जी, तो हम बात कर रहे थे कि अगर करंटली कंडीशंस देखी जाए तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कंडीशन जो है, प्रायोरिटी है वो कि बेहतर से बेहतर बेहतर बिजनेस चाहे वो पाकिस्तान में आके काम करें। तो अब उस हिसाब से वो इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं, अपनी रेगुलेशंस को बेहतर बना रहे हैं, दिन ब दिन टैक्स में कमी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है, जब अब गवर्नमेंट की रेगुलेशंस इस हिसाब से बनाई जाएंगी कि वो बिजनेस को प्रमोट करें, तो डेफिनेटली वो आपके बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट रखेंगी। और अगर वहाँ पे स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशंस हैं और हाई टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, तो वहाँ बिजनेस की सेल्स कम होंगी। और बिजनेस की सेल्स कम होगी तो अल्टीमेटली बिजनेस की परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। देन कंपेयरिंग स्ट्रेटेजी इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक अगर प्राइवेट स्कूल है और एक गवर्नमेंट स्कूल है, दोनों के जो गोल्स हैं उनमें गोल्स और उसकी कह सकते हैं वैल्यूज के अंदर काफी चीजें डिफरेंट होंगी। उसमें क्या है? पहली चीज जनरल स्ट्रेटेजिक गोल्स। पहला क्या है? जिसका गोल क्या है? कॉम्पेटिटिवनेस। कि आपने ये एक प्राइवेट स्कूल जो होता है उसका क्या काम होता है? प्राइवेट स्कूल अल्टीमेटली एजुकेशन तो प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन वो ये देखता है कि हमारे पास कितने एडमिशन है, किसी दूसरे स्कूल में कितने एडमिशन है। देन स्टेट स्कूल्स, अचीवमेंट ऑफ मिशन। कि आपको जो काम दिया गया है, इफेक्टिव आपको जो रिसोर्सेज दिए हैं आपने उनको अच्छे से यूटिलाइज किया है या नहीं किया। देन जनरल फाइनेंशियल गोल्स, इसका काम प्रॉफिट कमाना है, जबकि इसका काम कॉस्ट को कम करना है। वैल्यूज क्या है? इनोवेशन, ये दिन ब दिन जिद्दत लेके आएंगे। आप प्राइवेट स्कूल में देखेंगे रोज नए पीसीज आ रहे हैं, नया फर्नीचर आ रहा है, चीज़ों को अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन स्टेट स्कूल के अंदर क्या होता है? आपने लोगों को जवाब देना होता है। देन डिजायर्ड आउटकम, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। देन कस्टमर्स को आपने स्टेट स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आपने अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है। तो इसको फर्दर ऑन रीड कर लीजिएगा जी। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। Critical success factors are the essential areas of the business that must be performed well if the mission, objectives and goals of the business are to be achieved. Critical success factors ये होते हैं कि जिसको आपने परफॉर्म करना है, must be performed well if the mission, objectives and goals of the business are to be achieved. कि बिजनेस के गोल्स को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उसके मिशंस को अचीव करने के लिए उसके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स का ठीक होना और इन लाइन होना जरूरी है। CSFs act as a common point of reference to measure the success of the business. CSFs helps everyone in the team to know exactly what they need to do to ensure the success of the business.
ये आपको ये बताते हैं कि अगर आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स ठीक चल रहे हैं तो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस ठीक होगी। अगर आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के अंदर प्रॉब्लम होगी तो आपका बिजनेस ना अपने मिशन के ऊपर चल रहा है, ना उसके ऑब्जेक्टिव्स ठीक है, और ना ही अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा। CSS में क्या आता है जी? CSS आर रिलेटेड टू द मिशन एंड गोल्स ऑफ द बिजनेस। द मिशन फोकसेस ऑन द ओवरऑल लॉन्ग टर्म एम। क्या जाहिर सी बात है, जब आपको बताया था कि मिशन स्टेटमेंट जब बिजनेस बनाता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बना के देता है, भाई हम बिजनेस किस लिए स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम क्या क्या चीजें अचीव करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के ऑब्जेक्टिव्स ब्रेक डाउन द मिशन इनटू द क्वांटिफाइबल गोल्स। जाहिर सी बात है कि एक बिजनेस का काम है कि उसने आपके लोगों को रोजगार देना है, तो ऑब्जेक्टिव्स में वो ये देखेंगे कि हम ये रोजगार तो देंगे लेकिन कैसे कैसे देंगे। प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और फिर हम अपने मिशन को ब्रेक डाउन करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं उससे। एंड CSF आर द एसेंशियल एरियाज दैट मस्ट बी perfected to achieve the objectives and therefore the mission of the business। CSF के बारे में वो कह रहा है ये एसेंशियल एरियाज होते हैं कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए और आपके मिशन तक पहुंचाने के लिए आपको एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। Measurement of CSF is possible by the creation of key performance indicators। KPIs can be based on financial and non-financial information। ये दोनों आपके जो होते हैं CSFs होते हैं, इसको वो कह रहा है जी कि पॉसिबल द क्रिएशन ऑफ द की, इसकी बेसिस के ऊपर आप अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर आप ये देखते हैं कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल ऑफ CSF के एग्जाम्पल्स में वो पहली चीज क्या कह रहा है, कॉम्पेटिटिवनेस। ये आपका जाहिर सी बात है, अगर आप मार्केट के अंदर कॉम्पेटिटिव नहीं है, आपके जो कॉम्पेटिटर्स है वो आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं, तो इसका मतलब है आप वेल डायरेक्टेड नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही। इसका क्या हो सकता है, सेल्स ग्रोथ, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट सर्विस। आप देखें कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स दिन ब दिन बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही है। अगर वो नहीं बढ़ रही है तो आपकी, इसका मतलब है कि आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। मेजरमेंट ऑफ कस्टमर बेस, आपने ये देखना है कि आपके कस्टमर जो हैं वो दिन ब दिन इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। देन रिलेटिवली मार्केट शेयर एंड पोजीशन, आप मार्केट में किस जगह पे स्टैंड करते हैं। मार्केट शेयर का मतलब क्या है, मार्केट शेयर का मतलब ये होता है कि अगर लेट सपोज कि मार्केट के अंदर 100 बंदे काम कर रहे हैं आपके साथ, 100 बंदों से मुराद के 100 कंपनीज है और एक कंपनी आप है, बाकी 99 कंपनीज अदर देन योर कंपनी है। तो वो जो बाकी 99 कंपनीज हैं उनके पास कितने कस्टमर्स हैं और आपके पास कितने कस्टमर्स हैं। अगर ऑन एवरेज कस्टमर पूरी जो आपकी मार्केट है उसके अंदर आपकी, लेट्स सपोज अगर गाड़ियों की कंपनी है तो उसके कस्टमर्स 1 लाख हैं, उन 1 लाख में से आपके पास अगर सिंपल हम ये कहें कि 2000 कस्टमर्स आपके आप रिटेन करके बैठे हुए हैं, तो वो 2000 का मतलब क्या है कि 2000 विल बी इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय, इसको हम देखते हैं जी, ये देखिए अगर आपके पास 2000 कस्टमर्स हैं और टोटल मार्केट के कस्टमर्स हैं 1 लाख, तो 2000 को 1 लाख पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी इक्वल्स टू 2%। यानी कि मार्केट के कस्टमर्स में से 2% कस्टमर आपके पास हैं। ठीक हो गया जी। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि आपने जो अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं अपने, उनकी यूटिलाइजेशन किस हिसाब से हो रही है। एफिशिएंसी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज प्लान अगेंस्ट कंज्यूम, कि आपने जो रिसोर्सेज प्लान किए थे और अगेन कंज्यूम किस बेसिस के ऊपर हो रहे हैं, दोनों के अंदर आपने ये देखना है कि क्या जिस हिसाब से आपने प्लान किया था उसी हिसाब से कंजम्पशन चल रही है या हुई है। अगर नहीं हुई तो इसका मतलब है कि आपकी एफिशिएंसी के अंदर मसला है। आपने ये प्लान किया था कि 1 यूनिट के ऊपर 1 kg लगेगा, जबकि एक्चुअली 1 kg नहीं लगा, 1 से ज्यादा लगा। अगर 1.2 kg लगा तो उसका मतलब है कि आपकी एफिशिएंसी ठीक नहीं चल रही। आपने लेबर को 2 घंटे दिए थे 1 यूनिट बनाने के लिए, उसने 2 घंटे में नहीं बनाया, उसने 1.5 घंटे में बनाया, तो इसका मतलब है कि आपकी एफिशिएंसी अफेक्ट हो रही है। मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल अगेंस्ट दोज यूज्ड, कि आपने जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए थे अगेंस्ट जो रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए हैं उन दोनों में कितना डिफरेंस है।
प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, आपने अपनी प्रोडक्टिविटी को भी मेजर करना है कि आपकी प्रोडक्टिविटी ठीक चल रही है या नहीं। क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी मेजर्स इन एवरी यूनिट, आपने क्वालिटी के ऊपर देखना है कि आपकी जो सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, आया आपकी क्वालिटी पहले से बेहतर हो रही है दिन ब दिन या नहीं हो रही। इवेल्युएट सप्लायर ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी, आपने क्वालिटी की बेसिस के ऊपर ये देखना है कि आप जो सप्लायर्स जो चूज करके बैठे हुए हैं वो पहले जो आपको मटेरियल दे रहे थे उस मटेरियल में और आज के मटेरियल में क्या फर्क है, मटेरियल अच्छा आ रहा है या पहले से खराब आ रहा है। नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स रिसीव, कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जिनकी आपको कंप्लेंट्स मिली हैं। नंबर ऑफ न्यू अकाउंट्स लॉस्ट और गेन, कि कितने नए कस्टमर आपके पास हैं और कितने ऐसे कस्टमर थे जो आपके पास थे और चले गए। देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स टू द कस्टमर नीड्स, आपने ये देखना है कि आप अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। उसमें पहला ये है कि कस्टमर ने अगर आपसे कोई बात पूछी तो आपने उसे कितना टाइम रिस्पॉन्ड किया है। इनफॉर्मल लिसनिंग बाय कॉलिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ कस्टमर ईच वीक, आपने क्या करना है कि अपने जो अपने कस्टमर्स थे हर वीक के अंदर आपने कितने कस्टमर्स को एंटरटेन किया है। एंटरटेनिंग से मुराद है कि अगर आपने कोई चीज उन्हें इन्फॉर्म करनी थी या उन्होंने आपको कोई चीज सेंड आउट किया तो आपने उन्हें कितने टाइम के अंदर रिस्पॉन्ड किया है। नंबर ऑफ कस्टमर विजिट्स टू द फैक्टर और वर्क प्लेस, कि अगर आपने अपने कस्टमर्स को देखना है तो उसमें से आपने ये देखना है कि कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने आके आपकी फैक्ट्री को विजिट किया है या आपकी वर्क प्लेस को विजिट किया है। नंबर ऑफ फैक्ट्री एंड नॉन फैक्ट्री मैनेजर विजिट्स टू कस्टमर, के आपके जो फैक्ट्री है और नॉन फैक्ट्री मैनेजर है वो कितने अरसे में या कितनी दफा आपके कस्टमर को विजिट कर चुके हैं। देन क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ, आपकी जो क्वालिटी है जिस एनवायरनमेंट के अंदर आपकी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो कैसा है, उसमें एम्प्लॉयज एब्सेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे, छोड़ के तो नहीं जा रहे, ओवर टाइम हो रहा है नहीं हो रहा, ये सारी चीजें। इनोवेशन प्रोपोर्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू ओल्ड वन, आपने ये देखना है कि जिद्दत कितनी है ये आपके काम में, आप दिन ब दिन चीजों को बेहतर कर रहे हैं या नहीं। उसमें क्या होगा, आपने ये देखना है कि अगर आपने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की थी तो उसकी सेल्स कैसी हैं, पुरानी जो प्रोडक्ट थी उनकी सेल्स कैसी चल रही हैं। देन न्यू प्रोडक्ट और सर्विस सेल्स लेवल, आपने जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है या सर्विस लॉन्च की है उसकी सेल्स लेवल कितना है। रिस्पॉन्सिवनेस, ऑर्डर एंट्री डिलेज एंड एरर्स, कि अगर आपने ऑनलाइन कोई ऑर्डर, अगर आपने कोई ऑर्डर्स लिए हैं तो आप उसको कितने टाइम में भेजते हैं, अगर उसके अंदर डिलेज आ रहे हैं एरर्स आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है। रॉन्ग ब्लूप्रिंट्स ऑन स्पेसिफिकेशंस, देन लॉन्ग सेटअप टाइम्स, हाई डिफेक्ट काउंट, अगेन इसके अंदर वही सिंपल वर्ड टू वर्ड चीजें हैं कि जी आपने, वेट अ सेकेंड, रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस में हम क्या देखते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस, वही रिस्पॉन्सिवनेस को हम डिस्कस कर रहे थे कि रिस्पॉन्सिवनेस में ऑर्डर एंट्री डिलेज और एरर्स, रॉन्ग ब्लूप्रिंट्स और स्पेसिफिकेशंस, लॉन्ग सेटअप टाइम्स, हाई डिफेक्ट काउंट, मशीन दैट ब्रेकडाउन्स, ये सारी चीजें आपकी रिस्पॉन्सिवनेस में आती हैं। क्वालिटी ऑफ आउटपुट, रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर्स, आपके रिटर्न्स जितने बढ़ते जाएंगे तो आपकी क्वालिटी उतनी कंप्रोमाइज होती जा रही है। रिजेक्ट रेट्स, रीवर्किंग कॉस्ट, वारंटी कॉस्ट, देन फ्लेक्सिबिलिटी, क्या फ्लेक्सिबिलिटी भी हम क्या देखते हैं, एबिलिटी टू रिएक्ट टू चेंजिंग डिमांड एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट। प्रोडक्ट सर्विस इंट्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, जो आपने जो प्रोडक्ट और सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई है उसके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, अगर मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही है तो क्या उसकी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देखें अब ये आपने F1 के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि एक प्रोडक्ट जो आप लॉन्च कर रहे हैं क्या मार्केट कंडीशंस के चेंज होने की वजह से आपकी सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जैसे अब लास्ट कुछ महीनों से मास्क जो था उसको मैंडेटरी करार दे दिया गया, हर जगह पे उन्होंने कहा लाजमी है भाई, इसके बगैर आप किसी से एंटर नहीं हो सकते। तो अब उसकी वजह से
मास की सेल्स बड़ी होंगी तो उसका मतलब है कि मास की सेल्स फ्लेक्सिबल सेल्स हैं, वो इन्वायरमेंट के ऊपर बेस कर रही हैं। अगर इन्वायरमेंट फेवरेबल होगा तो वो सेल्स बढ़ जाएंगी, अगर इन्वायरमेंट अनफेवरेबल होगा तो सेल्स कम हो जाएंगी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर सबसे पहली वही चीज है आपकी जी, मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट प्लस जिसको हमने कहा था नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस टोटल इक्विटी, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। देन रिटर्न ऑफ सेल्स, सिंपल सी चीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में इसको हम एक दफा रीड कर लेते हैं। दिस इज अ की मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एज एन इन्वेस्टर विल वांट टू नो द likely returns from an investment made. ROC is the operating profit as a percentage of capital employed. It provides a measure of how much profit is generated from $1 of each capital employed in the business. अगर आपने बिजनेस में $1 लगाया है तो उसके अगेंस्ट आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, दैट इज रोज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज बीइंग कंपेयर्ड टू द लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस इक्विटी, दैट इज हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर आप सिंपली फार्मूला में भी देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर डिवाइड करवा रहे हैं, तो हम यही प्रोपोर्शन देखना चाह रहे हैं कि हम $1 जो कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हमें क्या रिटर्न मिल रहा है। अ हाई रोज इज डिजायरेबल एंड इंक्रीज इन रोज कुड बी अचीव बाय, कैसे अचीव हो सकता है? न्यूमिनेटर के अंदर प्रॉफिट है तो आप प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो रोज बढ़ेगा, नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड अगर कम हो रहा है तो उसकी वजह से भी आपका रोज बढ़ रहा होगा। तो ये एक ऐसी चीज है जी जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो इसीलिए फाइनेंशियल जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं ये इतने रिलायबल नहीं होते, ऑल्दो रिलाई किया जाता है इनके ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली आप इनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि इनको मैनिपुलेट करना आसान होता है। रिटर्न ऑन सेल्स, अगेन रिटर्न ऑन सेल्स इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, क्या आपको सेल्स के ऊपर क्या रिटर्न आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये इंपॉर्टेंट रेशियो है जी, इसको आपने पहले भी MA2 के अंदर रीड किया था एक दफा, समझा भी था, अब इसको दोबारा उन्होंने आपके कोर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाया दैट किसी भी बिजनेस का रोस इक्वल होता है उसके रिटर्न ऑन सेल्स मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्नओवर के। आप किसी भी बिजनेस के ROC को फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक उसका रिटर्न ऑफ सेल्स चाहिए मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्नओवर, दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उस बिजनेस का रोज आ जाएगा। ये एक एग्जांपल है, इसको देख लीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बड़े अच्छे तरीके से आपको निकालना आता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मेजरिंग लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कैसे मेजर की जाती है? लिक्विडिटी आपके साथ पहले भी डिस्कस हो चुकी है, दोबारा इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि लिक्विडिटी के अंदर हम बिजनेस की ये देखते हैं कि क्या बिजनेस के पास एनफ रिसोर्सेज हैं कि वो अपने पेबल्स को पैसे दे सकें। इन सिंपल सेंस जहां 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 उन्होंने पैसे देने हैं क्या वहां देने के लिए उनके पास पैसे हैं, अगर हैं तो उसका मतलब है कि बिजनेस की लिक्विडिटी ठीक है। ओके जी, इसमें जो पहली रेशियो है दैट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो में हम कैसे क्या चीज देखते हैं कि करंट एसेट्स जो हैं वो करंट लाइबिलिटीज का कितने टाइम्स हैं। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। बिजनेस की करंट रेशियो जितनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा टाइम्स होगी, ये उतना बेहतर है बिजनेस के लिए, क्योंकि उसके पास अभी करंटली जितने एसेट्स पड़े हुए, करंट एसेट्स जो पड़े हुए हैं जिनकी लाइफ लेस देन 12 मंथ्स होती है, वो इतने ज्यादा हैं कि वो उनकी करंट लाइबिलिटीज को मीट कर सकते हैं, जिसमें आपका कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, आपके को रिसीवेबल्स हैं, ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती हैं? करंट एसेट्स के अंदर आती हैं। देन दूसरा है जी क्विक रेशियो, इसका एसिड टेस्ट दूसरा नाम है। तो क्विक रेशियो के अंदर वो क्या कहता है, दैट इज क्विक रेशियो और करंट रेशियो के अंदर सिर्फ एक फर्क है कि क्विक रेशियो में हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं, यहाँ पे हम इन्वेंट्री को करंट एसेट कंसीडर नहीं कर रहे हो। तो वो ये कहता है कि इन्वेंट्री तो जब बिकेगी सो बिकेगी, अभी हम इसको फिल फोर तो पैसों के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम करंट एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस करके तो उसे डिवाइड करवाते हैं करंट लाइबिलिटीज के ऊपर। तो हमें ये अंदाजा हो जाता है कि बिजनेस की क्विक रेशियो क्या है, कितने बिजनेस के पास कितने टाइम्स बिजनेस के पास वो मोस्ट लिक्विड एसेट्स पड़े हुए हैं जिन्हें बेच के वो अपने करंट लाइबिलिटीज को बेच के या यूटिलाइज करके वो अपनी करंट लाइबिलिटीज को फुलफिल कर सकते हैं। देन है जी मेजरिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी के अंदर हम क्या मेजर करते हैं? एक्टिविटी के अंदर हम मेजर करते हैं दैट इज activity ratio looks at how well business managed to convert statement of the financial position items into cash।
कि आप कितना जल्दी, कितना इफेक्टिवली अपने जो एसओएफपी के आइटम्स होते हैं, जिसमें रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, आपके वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, आप कितना जल्दी उन्हें कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। उसके अंदर सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है, दैट इज, पहली जो आपकी रेशियो दैट इज एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। रेवेन्यू आपने देखना है कि आपका रेवेन्यू आपके कैपिटल एम्प्लॉयड के कितने टाइम्स है। अगर आपने लेट सपोज $1,00,000 किसी जगह इन्वेस्ट किए हैं और उसके ऊपर आपको 10 लाख का रेवेन्यू आ रहा है, उस 1 लाख के कैपिटल एम्प्लॉयड को यूटिलाइज करके आप 10 लाख का रेवेन्यू कमा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका एसेट टर्नओवर 10 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है जी। देन ये हाई अगर आपने हाई एसेट टर्नओवर को अचीव करना है तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है? इंक्रीजिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ा दें, या क्या करें, रिड्यूसिंग कैपिटल, सेम एज जैसे हमने रोज को बढ़ाने के लिए दो चीज रखी थी, या आप अपना न्यूमरेटर वाला प्रॉफिट बढ़ा दें तो आपका उससे रोज इंप्रूव होता था। यहाँ आप रेवेन्यू, जो आपका रेवेन्यू है वो न्यूमरेटर के अंदर, तो आप अपना रेवेन्यू को इंप्रूव करेंगे तो आपका एसेट टर्नओवर इंप्रूव हो जाएगा। और अगर आप डिवाइड वाला यानी कैपिटल एम्प्लॉयड को डिक्रीज करेंगे तो भी आपका एसेट टर्नओवर इंप्रूव होगा। इन्वेंट्री डेज क्या होता है? इन्वेंट्री डेज ये होता है कि आपकी इन्वेंट्री कितना रेडिली, कितना जल्दी कन्वर्ट होगी इन कैश, या आप ये कह लें कि कितना टाइम आपकी इन्वेंट्री आपके पास स्टॉक में पड़ी रहेगी। दैट इज इक्वल्स टू इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 365 के आपकी जो इन्वेंट्री है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का कितने जो है वो बन रही है, कितना प्रोपोर्शन बन रही है, और उस प्रोपोर्शन को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 365 से। लेट सपोज अगर हम इसकी एग्जांपल यहाँ पे रखें, हम ये कहें कि हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ी है वो पड़ी है 200,000 की, जबकि हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेट सपोज और 800,000 मल्टीप्लाई बाय 365, so that will be equals to 91 days around। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है कि जो हमारी इन्वेंट्री है वो अराउंड 90 इन्वेंट्री डेज अगर हम निकालें तो दैट इज इक्वल्स टू 91 डेज, यानी कि हमारी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में जाने से लेके सेल होने तक अराउंड 91 डेज लगाएगी। नेक्स्ट इज रिसीवेबल डेज। रिसीवेबल डेज क्या होते हैं जी? रिसीवेबल डेज हैं कि कितना जल्दी हम अपने सेल जो हमने की थी क्रेडिट पे, उन उन कस्टमर से कितने टाइम में हम पैसे रिसीव करेंगे, कितना जल्दी या कितना देर से पैसे में मिलेंगे। तो उसके लिए सिंपली रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। अगर आपके क्वेश्चंस के अंदर क्रेडिट सेल्स की बजाय सिर्फ सेल्स गिवन होगी तो हम इसे सिर्फ सेल्स पे डिवाइड करेंगे। तो रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, तो वहां से आपके पास रिसीवेबल डेज आ जाएगा। रिसीवेबल डेज जितने बढ़ते जाएंगे बिजनेस के, तो बिजनेस के लिए इतनी ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि बिजनेस के लिए मसला हो रहा है, वो अपने रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट नहीं कर पा रहा। इसको आप बेहतर कैसे कर सकते हैं? आप अपना क्रेडिट चेक्स रखें, अगर कोई कस्टमर लेट पे कर रहा है तो आप ये देखें, उससे पूछें कि आप हमें क्यों लेट पेमेंट कर रहे हैं, अगर उनकी कोई लिक्विडिटी इश्यूज हैं तो उसको अकाउंट फॉर करें। देन इम्प्रूव्ड क्रेडिट कंट्रोल, आपने क्रेडिट कंट्रोल को इम्प्रूव करना है कि आपके पैसे, आपकी जो बैड डेट्स हैं वो कम से कम हो, इनवाइसिंग टाइम पे होनी चाहिए, कस्टमर को टाइम पे इनवाइस जाए, उसे एक नोटिस भेजें साथ के, अपना अपना 30 दिन में 40 दिन में पैसे देने हैं तो उसका साथ नोटिस उसे भेजा जाए। चेजिंग ऑफ बैड डेट्स, अगर आपको कोई लगता है कि पैसे कहीं आपके फंस रहे हैं तो आप वहाँ उसको चेज करें, कस्टमर से मीटिंग करें, उन्हें उनसे जो आपके रिसीवेबल्स हैं उन्हें डिस्कस करें और एज सुन एज पॉसिबल उन पैसों को रिकवर किया जाए। देन द लास्ट वन इज पेबल डेज। पेबल डेज में हम ये देखते हैं कि हमें कितना टाइम मिल रहा है कि हम अपने सप्लायर्स को पैसे दें। तो हम देखेंगे दैट इज पेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365। अगेन वही बात है, अब कंपनी की कोशिश ये होगी कि पेबल डेज जितना ज्यादा से ज्यादा उसे मिल सके, जितना ज्यादा से ज्यादा उसका सप्लायर उसको टाइम देगा पेमेंट के लिए, उसके लिए उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो पेएबल डेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं?
पेएबल डेज एंड इंक्रीज इन द कंपनीज पेएबल डेज, अगेन ये वही चीज डिस्कस करा जी कि अगर किसी कंपनी के पेएबल डेज बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो अपने पैसे उसके पास इतने इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने सप्लायर्स को पैसे दे सके, और अगर उसके दिन कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी ठीक चल रही है। लेकिन इसको हमने मोस्ट प्रोबेबली इतना रखना है कि हमें जिस तरह हमने ईओक्यू के अंदर होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करके रखा था, इसी तरह हमने डेज को भी मिनिमाइज करके रखना है। बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते क्योंकि हमने क्रेडिट पे परचेजेस करनी थी, और इतना ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते कि ये हमारे लिए बाद में लिक्विडिटी इश्यूज बने और हमें सप्लायर कल को वो स्टॉक देने से मना करते कि आप तो भाई हमें पैसे ही नहीं दे सकते। क्लियर है जी? तो इसको यहाँ तक रखेंगे इंशाल्लाह, कल नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर इसको लेके चलेंगे।